हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमेटियर ट्यूटोरियल। तो आज मैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन और मेसॉन्स के ऊपर चर्चा करूंगा। इसके सेकेंड पार्ट में मैं डिराक के एंटी पार्टिकल्स और पॉली के न्यूट्रिनोज के ऊपर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिकल एरा पे आते हैं, जो कि 1897 से 1932 के बीच का दौर था। एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स की शुरुआत 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से हुई थी। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर करा था। फिर उन्होंने अपना मॉडल दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल, वो पुडिंग वाला, इसे आप वाटरमेलन वाला मॉडल भी बोल सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि ये मॉडल फेल हो गया। इस मॉडल के साथ उन्होंने हॉट फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने कैसे करी थी? हॉट फिलामेंट से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकल रहे थे। तो उन्हें ये पता था कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, उस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है मैग्नेट्स का यूज़ कर कर। तो जब मैग्नेट्स का यूज़ कर कर डायरेक्शन को चेंज करा गया, तो उससे ये पता लगाया गया कि ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं ये निगेटिवली चार्ज्ड हैं। इसी के साथ उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड करा, यानी E/m भी फाइंड करा। उस टाइम के जितने भी नोन आयंस थे, उनके चार्ज टू मास रेशियो के रिस्पेक्ट में ये वाला जो चार्ज टू मास रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था। इससे दो कंक्लूजन्स निकाले गए कि या तो चार्ज बहुत ज़्यादा है इन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स में, जो पार्टिकल है उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, या फिर इसका मास बहुत कम है। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये जो मास है इनका ये बहुत कम है, इसी वजह से ये चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा हो रहा है। उनके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मॉडल को रिप्लेस करा उन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। रदरफोर्ड ने लाइटेस्ट एटम जो है हाइड्रोजन, उसके न्यूक्लियस का नाम प्रोटॉन रखा। उन्होंने अपने मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मॉडल में जो बातें बोली उसी को मॉडिफाई करके नील्स बोर 1914 में अपना एक अलग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल लेकर आए। रदरफोर्ड के मॉडल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर नील्स बोर ने ऐड किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ही कहीं नहीं घूमेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एक डेफिनिट एनर्जी लेवल में घूमेंगे। और ये जो डेफिनिट एनर्जी लेवल है ये उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से डिसाइड होगा। और उन्होंने ये फार्मूला दिया mvr = nh कट, जहाँ पे h कट जो था वो h/2π, यानी h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट बाई 2π, और n जो है वो शेल का नंबर है, यानी अगर पहले शेल में घूम रहा है तो 1, दूसरे शेल में घूम रहा है तो 2, तीसरे शेल में घूम रहा है तो 3। ये नील्स बोर ने बताया। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी में हमें क्या पता चला कि एटम जो है वो अल्टीमेट नहीं है, वो भी कुछ छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बना है। इससे पहले हमारे पास डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, जिसमें यह बताया गया था कि एटम ही अल्टीमेट है, इससे ज़्यादा छोटा कुछ है नहीं। बट अब हमें पता चल रहा था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। यहाँ तक की स्टोरी हमें पता थी। अब क्या हुआ कि जैसे हीलियम, लिथियम, ये सब एटम्स के एटॉमिक मास जब पता हुए, तो ये देखा गया कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है। तो ठीक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के ही न्यूक्लियस को प्रोटॉन नाम रखा गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो जब हीलियम का एटम आया तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होंगे, यानी जो हीलियम का एटॉमिक मास होना चाहिए वो 2 टाइम्स होना चाहिए हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, बट ये 4 टाइम्स निकला। ठीक उसी तरीके से लिथियम का
जो एटॉमिक मास है वो 7 टाइम्स 6.9 टाइम्स, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम्स निकला हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। तो ये अब एक प्रॉब्लम आ गया थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स साइंटिस्ट्स के बीच कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ठीक उन्हीं के स्टूडेंट, रदरफोर्ड के स्टूडेंट, ये तीनों आपस में कनेक्टेड थे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड देन चैडविक। तो 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी और उन्होंने ये बताया कि न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो किसी भी एटम में कोई फिक्स नहीं है, कि हाँ ये चेंज हो सकता है, इसी वजह से हमें आइसोटोप्स ऑब्जर्व होते हैं। तो उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से ये एनोमली भी दूर कर दी कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 टाइम्स क्यों है हाइड्रोजन से, लिथियम का एटॉमिक मास 7 टाइम्स क्यों है हाइड्रोजन से, और उन्होंने इस एनोमली को भी दूर कर दिया कि आइसोटोप्स क्यों पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के साथ ही क्लासिकल एरा का एंड होता है। बट क्लासिकल एरा को एंड करने से पहले हम लोग फोटॉन्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि फोटॉन्स का जो टाइम था वो 1900 से 1924 के बीच का था। वैसे ये डिबेट बहुत पहले से चला आ रहा था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है या वेव है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत पहले से डिबेट चला आ रहा था। इसीलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि फोटॉन को किसने डिस्कवर करा। बट सबसे पहले 1900 में प्लैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए, फोटॉन्स के लिए। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में जब थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नाकाम हो रहे थे तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का नाम रखा था अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। तो प्लैंक ने ये एज्यूम करा कि अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है तो मैं इस अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ को काउंटर कर सकता हूं, और उन्होंने यही एज्यूम करा। और उन्होंने उनका फेमस इक्वेशन है E=H न्यू, जिसमें न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है वेव का, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, और H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। उन्होंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करी, वो जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का जो एक्सपेरिमेंट का जो डेटा था, एक्सपेरिमेंटल कर्व का जो डेटा था, उसे फिट बिठाने के लिए उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट वहाँ पे पुट करा। और उन्होंने सिंपली ये बताया कि जो रेडिएशन है वो क्वांटाइज्ड होना चाहिए, बल्कि वो ये नहीं बता पाए कि ये क्वांटाइज्ड क्यों होना चाहिए। तो 1905 में आइंस्टाइन, द ग्रेट आइंस्टाइन आए और उन्होंने बताया कि क्वांटाइजेशन जो है वो एक फीचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। ये एक फीचर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। इसका कोई लेना देना नहीं है एमिशन के मैकेनिज्म के साथ। और उन्होंने प्लैंक के इक्वेशन को E=H न्यू वाले इक्वेशन को यूज़ कर अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को मिल्टन ने भी करा, ठीक है, और उन्होंने भी सेम रिजल्ट्स पाए जो आइंस्टाइन के रिजल्ट्स थे। आइंस्टाइन ने ये आंसर करा कि वो क्वांटाइजेशन जो है वो एक फीचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का बस। बट प्लैंक के कॉन्सेप्ट और आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट के साथ, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटा, इस कंसेप्ट के साथ आइंस्टाइन को 1905 में वो आए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके। एक्सपेरिमेंट भी उन्हीं के पक्ष में थे, बट फिर भी उन्हें 20 ईयर्स अकेले रहना पड़ा इस कंसेप्ट के साथ, प्लैंक के कंसेप्ट के साथ, अपने कंसेप्ट के साथ। उन्हें ये जो कंसेप्ट था कि फोटोन जो है वो एक लाइट जो है वो पार्टिकल्स है, और फोटोन जो है वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक क्वांटा है, एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। और ये सब सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वो बोल रहे थे कि क्वांटाइजेशन जो है वो एक फीचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। तो इसे फाइनली 1923 में कॉम्पटन, A.H. कॉम्पटन ने जब अपने कॉम्पटन स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक के कंसेप्ट को यूज़ करा
कि E इज इक्वल्स टू एच म्यू, इस इक्वेशन को यूज़ करा और उन्होंने रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन लगाएं, कंजर्वेशन लॉज लगाएं, ये सब उन्होंने यूज़ करा और उन्होंने अपने कॉम्पटन स्कैटरिंग को ये मानकर एज्यूम करा कि जो लाइट है, जो फोटोन है, पार्टिकल जो है, लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, वो फोटोन है और वो उसका रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। उन्होंने प्लैंक के इक्वेशन को यूज़ करा और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को यूज़ कर और कंजर्वेशन लॉज को लगाकर अपने कॉम्पटन स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करा। तो फाइनली यहाँ से इस्टेब्लिश हो गया कि हाँ, लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक क्वांटा है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों है और क्वांटाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फीचर कैसे है? तो इसका आंसर हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी में मिलता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को स्पेशल रिलेटिविटी यानी फील्ड थ्योरी को स्पेशल रिलेटिविटी के साथ मर्ज करते हैं, है ना, यानी दोनों को कंबाइन करते हैं और जो हमें मैथमेटिकल मॉडल मिलता है उसे कहा जाता है क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये शो किया गया मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्वांटाइज्ड है। अब देखिए, फोर्स है तो फील्ड होगा और अगर फील्ड क्वांटाइज होगा तो उससे जुड़ा कुछ ना कुछ क्वांटा होगा, यानी कोई ना कोई पार्टिकल होगा। ऐसे मैं इसे याद रखता हूँ कि फोर्स है तो फील्ड है, फील्ड अगर क्वांटाइज है तो वहाँ पे क्वांटा होगा कोई ना कोई, यानी उस फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई पार्टिकल होगा। तो अब जब मैथमेटिकली ये शो कर दिया गया कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो उस फील्ड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ क्वांटा होगा, यानी कोई ना कोई पार्टिकल होगा। वो पार्टिकल क्या है? तो वो पार्टिकल है फोटोन, ठीक है। ये मतलब क्वांटम फील्ड थ्योरी के मैथमेटिक्स को सॉल्व करते करते नेचुरली एक पार्टिकल निकल कर सामने आया, ठीक है, और वो उस पार्टिकल को हम लोग फोटोन नाम से आज जानते हैं। तो यहाँ पर क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम लोग एक्शन एट अ डिस्टेंस को एक नए तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग एक्शन एट अ डिस्टेंस का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं बता देना चाहूँगा कि एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी कि अगर दो पार्टिकल्स है, दोनों अगर एक दूसरे से दूर है, कुछ डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच इंटरैक्शन होगा। ये इंटरैक्शन कैसे पॉसिबल है ना? हम लोग बोल देते हैं कि हाँ फोर्स लग रहा है, बट फोर्स लगता कैसे है? तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या करते थे? फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते थे। फील्ड के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर बोलते थे कि हाँ इस तरीके से हम लोग चार्ज जो दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी में इस नोशन को चेंज किया गया। क्वांटम फील्ड थ्योरी में ये बताया गया कि दो जो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, वो आपस, दो चार्ज्ड बॉडीज़ अगर हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, यानी दो चार्ज बॉडीज़ है वो आपस में या तो रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उनके बीच जो रिपल्सन होगा, जो अट्रैक्शन होगा, वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, है ना। कोई ना कोई एक्सचेंज पार्टिकल वहाँ पे होना चाहिए जो उनके बीच इंटरैक्शन कर रहा है, यानी कोई ना कोई वहाँ पे माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी में ये बताया गया कि अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडीज़ हैं और वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट करने का कहने का मतलब है कि रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ये रिपल्सन या अट्रैक्शन जो है फोटॉन्स के एक्सचेंज से होगा। यानी दोनों के दोनों चार्ज बॉडीज़ लगातार फोटॉन्स एमिट करेंगे और लगातार फोटॉन्स एब्जॉर्ब भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लगातार एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ फोटॉन्स से ये इंटरैक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक नया चलन आ गया कि मतलब दो बॉडीज़ अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है तो उनके बीच इंटरैक्शन ऐसे ही नहीं होगा, कोई ना कोई होना चाहिए जो
इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाएगा। क्वांटम फील्ड थ्योरी का ये नोशन है। तो अब हिपोथेसिस है ये ग्रेविटॉन्स के ऊपर, है ना, कि अगर दो बॉडीज़ हैं, दोनों बॉडीज़ अगर कुछ डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच जो इंफॉर्मेशन पास करने वाला है उन्हें हम लोग ग्रेविटॉन्स कहते हैं। ये जो ग्रेविटॉन्स वाला है ये हिपोथेसिस है, फोटॉन्स वाला हिपोथेसिस नहीं है। वो तो मैंने अभी बताया कि क्वांटम फील्ड थ्योरी पूरी तरीके से एस्टैब्लिश्ड है, बट ग्रेविटी के लिए हमारे पास यानी क्वांटम ग्रेविटी नाम की कोई थ्योरी नहीं है। हम लोग ग्रेविटी को क्वांटाइज अभी तक नहीं कर पाए हैं, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग क्वांटाइज नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा मैथमेटिकल मॉडल आता है कि हाँ, जिससे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को क्वांटाइज्ड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स, तो फिर उस फील्ड से भी जुड़ा कुछ ना कुछ क्वांटा होगा, और वो क्वांटा जो होगा उसे हम ग्रेविटॉन नाम दिया गया है। तो ये ग्रेविटॉन और ये फोटॉन्स एक्सचेंज पार्टिकल्स भी है। तो अगर आपको कोई पूछे कि एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो यही याद रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, ठीक है ना। चार्ज बॉडीज़ जो हैं, अब नया नोशन है, मॉडर्न नोशन है क्या, कि दो चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे को ऐसे ही अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेंगे, है ना। पहला चार्ज बॉडी जो है वो फोटॉन सेंड करेगा, है ना, कि फोटॉन एमिट करेगा, और दूसरा वाला भी एमिट और एब्जॉर्ब दोनों चीज़ करेगा। दोनों चार्ज बॉडीज़ फोटॉन्स एमिट एब्जॉर्ब दोनों करेंगे, यानी कंटिन्यूसली वहाँ पर एक्सचेंज होता रहेगा फोटॉन्स का, और इस तरीके से वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। ठीक उसी तरीके से ग्रेविटी की अगर थ्योरी आएगी तो वहाँ पे यही चीज़ ग्रेविटॉन्स में होगा। ठीक है, तो ये था क्वांटम फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट, जहाँ पर फोटॉन्स जो है सामने आया नेचुरली, है ना, क्वांटा बन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्वांटा बन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्वांटाइज करने के बाद क्वांटा बन के ये नेचुरली सामने आया। तो फाइनली 1926 में एक केमिस्ट थे गिलबर्ट लुईस, इन्होंने इस पार्टिकल का नाम रखा फोटॉन। ठीक है, और इसे हम लोग जब डिनोट करते हैं तो इसके लिए हम लोग गामा रे वाले सिंबल को यूज़ करते हैं। जहाँ भी आपको गामा रे वाला सिंबल दिखे तो समझ जाना कि वहाँ पे फोटॉन्स की बात हो रही है। तो फाइनली अब हमारा जो क्लासिकल एरा था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिकल पर, यानी मेसॉन्स के ऊपर, जो कि 1934 से 1947 के बीच का टाइम लगा इस पार्टिकल को पूरी तरीके से डिस्कवर करने में। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जब दो प्रोटॉन्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। हम लोग ये 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिकली सॉल्व भी करते हैं कि दो प्रोटॉन्स हैं आपके पास, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फिर भी वो एक साथ न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते हैं? व्हाट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर? ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर अभी हमारे पास प्लेट में परोस कर रख दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पर काम करता है। बट 1934 के टाइम ऐसा नहीं था। 1934 में ऐसा लोगों को पता नहीं था कि हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम का भी कोई चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा कोई फोर्स ऑब्ज़र्व करते ही नहीं है। हम लोग जो फोर्स ऑब्ज़र्व करते हैं, तो अगर आप ग्रेविटी को छोड़ दें, यानी हम लोग अर्थ की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उस फोर्स को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी फोर्स हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ऑब्ज़र्व होता ही नहीं है। तो सबसे पहले 1934 में पहली थ्योरी आई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, किसके द्वारा? युकावा के द्वारा। युकावा ने ये एज्यूम करा कि जिस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, एक फील्ड के द्वारा, जिस तरह मून अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ एक फील्ड के द्वारा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है फील्ड के द्वारा, तो वहाँ फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। मून अट्रैक्ट होता है अर्थ के द्वारा, तो वहाँ पे फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक उसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ
फील्ड होगा, और ये जो फील्ड होगा ये क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। और जब ये फील्ड क्वांटाइज होगा तो इससे भी जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ क्वांटा होगा। अब ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास माना जाता है ना। 10 फर्मी लेवल 1 फर्मी जो होता है वो उसके आसपास ये माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज है, और इस शॉर्ट रेंज में जो क्वांटा होगा वो बहुत ही हेवी होना चाहिए, ऐसा माना गया, ठीक है। तो युकावा ने ये कैलकुलेट करा कि जो 2 प्रोटॉन्स या 2 से ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तो वो आपस में अट्रैक्टेड एक फील्ड के द्वारा होते हैं। ये फील्ड जो है ये क्वांटाइज्ड है। अब फील्ड अगर क्वांटाइज्ड है ना, मैंने पहले ही बताया कि फोर्स होगा, फील्ड होगा, फील्ड क्वांटाइज होगा तो वहाँ पे क्वांटा होगा यानी पार्टिकल होगा। तो अब ये फील्ड क्योंकि क्वांटाइज है तो यहाँ पे एक पार्टिकल होना चाहिए। अब ये जो पार्टिकल है इसका मास युकावा ने कैलकुलेट कर बताया, और उन्होंने बताया कि ये इसका जो मास होगा वो 300 टाइम्स ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के मास से, और 6 टाइम्स होगा प्रोटॉन के मास से, ठीक है। और इनको मेसॉन्स कहा गया, यानी कि मिडिल वेट पार्टिकल्स कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन और मैं बता देता हूँ कि जो मेसॉन्स होते हैं वो मिडिल वेट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लेप्टॉन्स जो होते हैं वो लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं। लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि बहुत लाइट वेट के पार्टिकल्स हैं। मेसॉन्स में पायोन्स आ जाते हैं जो कि मिडिल वेट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और बैरियॉन्स जो है वो हेवी वेट पार्टिकल्स हैं जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं हेवी वेट पार्टिकल्स। अब युकावा का जो डिस्क्रिप्शन था पार्टिकल्स को लेकर, अपने मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के क्वांटा को लेकर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड के क्वांटा को लेकर, वो वैसा पार्टिकल कभी डिस्कवर हुआ ही नहीं लेबोरेटरीज़ में। तो बहुत लंबे समय तक जब वो डिस्कवर नहीं हो पाया तो उन्होंने सोचा कि मेरी ये जो थ्योरी है वो गलत है। बट उसी वक्त कॉस्मिक रेज के ऊपर बहुत ही सिस्टमैटिक वे में स्टडी चल रही थी, और 1937 में 2 सेपरेट ग्रुप्स, 2 अलग अलग ग्रुप्स के लोगों ने, एक ग्रुप में थे एंडरसन एंड नेदरमेयर जो कि वेस्ट कोस्ट के थे, और दूसरे ग्रुप में थे स्ट्रीट एंड स्टीवेंसन जो कि ईस्ट कोस्ट के थे। उन्होंने युकावा के जो थ्योरी थी उससे रिलेटेड, उससे मेल खाते हुए पार्टिकल्स को फाइंड करा। कहाँ पर? कॉस्मिक रेज की स्टडी करते हुए। 1947 में पॉवेल और उनके साथियों ने ये डिस्कवर करा कि एक्चुअली कॉस्मिक रेज में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। पहले होते हैं पायोन जो कि अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं म्यूऑन जो कि सी लेवल पर पाए जाते हैं। मार्सक ने भी थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पर यानी मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हुए सेम कंक्लूजन पर वो भी पहुँचे कि जो कॉस्मिक रेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पायोन्स एंड म्यूऑन्स। तो जो अब कॉस्मिक रेज में कितने पार्टिकल्स मिले? 2 तरह के पार्टिकल्स मिले, पायोन जो कि अपर एटमॉस्फेयर पे पाए जाते हैं और म्यूऑन्स जो कि सी लेवल पर पाए जाते हैं। तो जो युकावा वाला पार्टिकल था, युकावा वाला जो मेसॉन जो था वो एक्चुअली पायोन है, ठीक है। ये क्योंकि सी लेवल पे ये क्योंकि अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे पाए जाते हैं, है ना, तो इसलिए इन्हें डिस्कवर करने में इतना टाइम लग रहा था, और बेचारे युकावा ये मान चुके थे कि मेरी जो थ्योरी है वो गलत है। बट फाइनली ये मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि पायोन जो है वो वही पार्टिकल है जिनके बारे में युकावा ने अपनी थ्योरी में प्रेडिक्शन करी थी। और फाइनली पायोन को मेसॉन्स के ग्रुप में लाया गया। इनकी लाइफ टाइम और इसके मास को ये पाया गया कि ये उनके प्रेडिक्शंस से मेल खाता हुआ है। और जो दूसरा पार्टिकल था यानी म्यूऑन जो था
वो इलेक्ट्रॉन के मास के लगभग था, इसलिए इसे लेप्टॉन्स के फैमिली में डाल दिया गया। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टिकल के पहले पार्ट में आज इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग डिराक के एंटी पार्टिकल और पॉली के न्यूट्रिनो के ऊपर चर्चा करेंगे। सो आशा है कि आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो व्यूअर्स, आई होप